नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जिन युवाओं की कोर्ट के मामलों या अन्य कारणों से सरकारी नौकरी छूट गई है, उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुभव के आधार पर नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश जारी किए हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जिन पदों के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है, उनकी भर्ती के लिए जब आवेदन आमंत्रित किए जाएं तो रजिस्टर्ड युवाओं के मोबाइल फोन पर मैसेज अलर्ट पहुंचना चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार की नियमित या आउटसोर्स नौकरी के दौरान किसी एक पद का अनुभव रहा है तो दूसरे पद के आवेदन में उस पहले वाले अनुभव को भी मान्य किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मैनुअल स्क्वेजिंग एक्ट पर गठित राज्य निगरानी समिति की बैठक ली है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश जारी किए कि सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में सीवरेज की सफाई करने वाली मशीनें एक रोटेशन में उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर पुराने सीवरेज हैं वहां पर उसी तरह की तकनीक पर आधारित मशीनों से सफाई की जाए। इसके अलावा जिन स्थानों पर नई सीवरेज व्यवस्था है वहां पर अत्याधुनिक रोबोटिक मशीनों से सीवरेज की सफाई करवाई जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि सीवरेज सफाई के दौरान सीवरमैन की मौत हो जाने पर उनके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है और अभी तक प्रदेश भर में 57 सीवरमैन के परिवारों को यह सहायता राशि दी गई है। सफाई के काम में लगी प्राइवेट कंपनियां अगर इस सहायता राशि को देने में कोताही बरतेंगी तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर एस्मा लागू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि कोरोना के समय में जब डॉक्टरों की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे समय में डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई और उनको बातचीत करने के लिए डीएस देसी और राजीव अरोड़ा जी 2 घंटे तक उनका इंतजार करते रहे। उनको बता दिया गया कि मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा जी चाहे दे दी है, हमने तो हड़ताल पर जाना ही जाना है। मुझको लगता है इनके पीछे कोई है जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में विघन डालना चाहता है, इसलिए हमें एस्मा लगाना। और अब खबर पलवल से है, जहां महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्री वैष्णव अग्रवाल भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही होडल खंड की महिला कार्यकारिणी का भी गठन किया। वहीं जिला अध्यक्ष सविता चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। साथ ही इस मौके पर सविता चौधरी ने नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को पटका पहनाकर स्वागत किया। हमारी महिला कांग्रेस की गठित कार्यकारिणी हुई है, जिसमें हमने 5 पद दिए हुए हैं। डॉक्टर रचना सागवान जी को हमने जिंदल ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया है और जो 4 इनके साथ हैं उन्हें नीतू गोयल जी, कमलेश जी, गायत्री जी और अनीता जी, इनको ब्लॉक उपाध्यक्ष बनाया है और ब्लॉक की महासचिव बनाया है और एक ब्लॉक की सेक्रेटरी। तो जो आपने नियुक्ति सौंपी है, इससे क्या आपकी पार्टी को कितना लाभ मिलेगा? इससे हमारी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। लगातार हमारी बहनें आगे निकल रही हैं। पंजाब में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी पर टिकटों को बेचने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने वाले आपके पंजाब युवा उप प्रधान शरा और मोहाली से आपके युवा अध्यक्ष गुरतेज सिंह पन्नू से खास बातचीत की है। पंजाब से हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप।
2022 विधानसभा चुनाव पंजाब में लगातार सरगर्मी बढ़ती चली जा रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी के 100 दिन के कार्य को भुनाने में लगी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल को भुनाने में पंजाब में लगे हैं। इसी बीच एक बड़ा बॉम्ब जो है पंजाब में फूटता है। जी हां, राजनीतिक बॉम्ब की मैं बात कर रहा हूं। और आम आदमी पार्टी के बड़े ओहदेदार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप जड़ते हैं। ये आरोप जड़ते हैं कि यहां जो टिकटें आवंटित की जा रही हैं वो खरीद फरोख्त हो रही है। नाम लेते हैं राघव चड्ढा का सीधे तौर पर। आपने बीते कल देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य धार थे, एक उप प्रधान आम आदमी पार्टी युवा विंग से, तो दूसरे मोहाली के अध्यक्ष जो कि आम आदमी पार्टी के युवा विंग से ही हैं। मैं उनसे आज राफ्ता हम आपका करवाएंगे और हमारे साथ हैं सबसे पहले शीरा जी हैं हमारे साथ, जो कि आम आदमी पार्टी यूथ विंग के उप प्रधान है। शीरा जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते आपको। नमस्ते। और इसी बीच हमारे साथ एक युवा नेता भी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के युवा विंग मोहाली के अध्यक्ष हैं, गुरतेज सिंह पन्नू। पन्नू जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल मेरा शीरा जी आपसे कि बीते कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देखिए, आरोप प्रत्यारोप हर राजनीतिक धड़े में, हर राजनीतिक पार्टी में जब टिकटें आवंटित की जाती हैं तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी होता है, लेकिन कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है देखने को नहीं मिली। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जलंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो शीरा जी ये जानना चाहते हैं कि 56 सीटें आपने कही, 56 सीटों पर खरीद फरोख्त हुई है, इस पर हमारे दर्शक भी जानना। हर खबर के जितने दर्शक हैं सबको हमारी प्यार भरी सत श्री अकाल। तो बात ऐसी है कि आम आदमी पार्टी को हमने सभी ने खून पसीने से सींचा है, इसको खड़ा किया है, पंजाब में हर घर घर तक लेके गली गली तक गए हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी अपनी आइडियोलॉजी है जो उससे भटक चुकी है। जो जितना कार्य करता है, जितना युवा नेता है, जितना युवा कार्यकर्ता है, वो उनके साथ सभी सीटों पे उनके साथ धक्का हुआ है। ऐसा कभी नहीं सुना था कभी राजनीति में कि दूसरी पार्टी से शाम को ज्वाइनिंग हुई और रातों रात उसका सर्वे होता है और सुबह को उसकी टिकट अनाउंस कर दी जाती है। और वो भी ऐसे लोग जो आम आदमी के आइडियोलॉजी में फिट ही नहीं बैठते। आम आदमी पार्टी के एजेंडा क्या है, आम आदमी पार्टी की सोच क्या थी, आम आदमी पार्टी का जो बर्थ था वो क्या था। आम आदमी पार्टी का मतलब ये था कि आम आदमी का सपने की पार्टी, आम आदमी के कार्य की पार्टी, कि आम आदमी इसमें आएगा और अपने सपने को वो भी राजनीति में पूरा कर सकता है। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें आएंगे और बड़े बड़े लोग जैसे रवायती पार्टियों में चलता आ रहा है, किसी को और मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए जज्बाती लोगों ने और एक्स फौजी वीरों ने ये पार्टी ज्वाइन की, किसानों ने ज्वाइन की और दुकानदारों ने ज्वाइन की कि इसमें हम पार्टी में ज्वाइन करके लोगों की सेवा कर सकते हैं। हमारे साथ इस समय गुरतेज सिंह पन्नू भी हैं, जो कि मोहाली के युवा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। पन्नू जी, बार बार कुलवंत सिंह ने जब से आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और पूर्व मेयर भी रहे हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी से टिकट मिली। क्या पन्नू जी कहीं आप तो नहीं चाहवान थे, ये कारण भी है कि आज आप आम आदमी से नाराज हो? और एक बहुत बड़ा आपने प्रश्न उठाया कि कुलवंत सिंह ने पैसे देकर के टिकट ली। देखिए, मैं तो सीधी से पहली बात बताता हूं, मैंने आज तक आम आदमी पार्टी से अपने खुद के लिए एक ओहदा या एक भी टिकट डिमांड नहीं की। जिस दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे उस दिन भी हम पर पूरा दबाव बनाया गया कि आपकी टिकट चेंज करके आपको टिकट दे देते। तो तब भी मेरा जवाब एक ही था कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना मैंने पहले मांगा, ना मैंने अब मांगना है। मेरा एक सवाल है आम आदमी पार्टी से, और आज वो सवाल सारा पंजाब इनसे पूछ रहा है। कल राजेवाल साहब, परसों राजेवाल साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, आज हम भी इनसे पूछ रहे हैं कि ये 13 टिकटों का जवाब दीजिए।
ये 13 टिकटें वो 13 टिकटें हैं जो एक रात पहले आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, रातों रात उनका सर्वे करवाया जाता है और सारे जो लोकल, क्योंकि हर एक हलके में आम आदमी पार्टी के हर एक हलके में 4-4 लीडर हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन 13 हलकों में भी आम आदमी पार्टी के 4-4 खुद के लीडर होंगे जो अपनी टिकट के चाहवान होंगे। तो उसके बावजूद उनके 6-6 महीने से सर्वे चल रहे हैं, उसके बावजूद ये 13 लोग रवायती पार्टियों से आते हैं और सीधा सर्वे से बाईपास होकर अगले दिन ही उनको टिकट दी जाती है। इसका जवाब दीजिए। मैं नहीं कहता कि इन्होंने पैसे देकर टिकट ली है, मैं नहीं कहता कि इन्होंने करप्शन से टिकट ली है, पर इनको टिकट देने का रीजन बताइए हमें। आज क्यों आम आदमी पार्टी, जो आम लड़कों की, आम घरों के लड़कों की पार्टी थी, आज क्यों उनको अकाली दल और कांग्रेस के लोग लाकर उनको टिकटें देने की जरूरत पड़ रही है? राजनीति से संबंधित पल पल की, खास तौर पर पंजाब से संबंधित पल पल की खबर आप तक लाते रहेंगे। देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के। आज प्रदेश में जारी डॉक्टर्स की हड़ताल का असर नारनौल में देखने को मिला। नारनौल सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद रखी। ओपीडी के अलावा सभी इमरजेंसी सुविधाएं खुली रहीं। ओपीडी बंद होने के कारण लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स ने कहा है कि वो अपनी मांगें तकरीबन पिछले 3 साल से सरकार के सामने उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते उन्हें मजबूरन हड़ताल करनी पड़ रही है। साथ ही सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी तो 14 जनवरी से फिर से हड़ताल की जाएगी, जिसमें ओपीडी के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी सभी सेवाओं को बंद रखा जाएगा। हालांकि अब प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया गया है। खबर पलवल से है, जहां हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन की ओर से लंबित मांगों के पूरा ना होने के चलते सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स को अपनी सेवाओं का बहिष्कार किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते डॉक्टरों ने हड़ताल को रद्द कर सीएमओ पलवल को सिर्फ ज्ञापन देकर अपना काम को सुचारू रूप से जारी रखा। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से लंबित चली आ रही अपनी मांगों को लेकर ये डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। एसएमओ डॉक्टर सतीश वर्मा ने कहा कि हड़ताल से केवल ओपीडी बाधित हुई है, इमरजेंसी सेवाएं पहले की तरह चल रही थीं। हरियाणा सरकार ने जो है, हमारे जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन है, इनकी जो है उनकी कुछ मांगें लंबित थी सरकार के पास काफ़ी टाइम से। उनके लिए सरकार से कई बार बात भी हुई, लेकिन शायद वो पूरी नहीं हो पाई। इसके मद्दे रखते हुए आज एससीएमएस एसोसिएशन ने एक दिन के लिए मास कैजुअल लीव रखी है। तो लोग काफ़ी सारे जो है डॉक्टर जो छुट्टी पे चले गए हैं आज, और उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। नूंह जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हड़ताल देखने को मिली। हड़ताल का समर्थन करने वालों ने एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में सरकार को चेतावनी दी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का अलग कैडर की मांग की है। इसके साथ ही जिले के सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी को बंद रखा। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। नूंह जिला मुख्यालय पर बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एडिशनल सीएमओ डॉक्टर संदीप ने कहा कि अगर सरकार ने डॉक्टरों की मांग नहीं मानी तो 14 जनवरी से तमाम सेवाओं को बंद रखा जाएगा। सभी एसएमओ की सीधी भर्ती पर डॉक्टर लगातार विरोध कर रहे हैं। और चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले आपको हम दिखाते हैं अब तक की सुर्खियां। प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए एस्मा लागू। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी जानकारी। अब 6 महीने तक डॉक्टर्स नहीं कर सकेंगे हड़ताल। सीएम ने राज्य निगरानी समिति के लिए बैठक। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को दिए निर्देश। सफाई के लिए मशीनें एक रोटेशन में उपलब्ध हैं। सीएम ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर की बैठक। अधिकारियों को सीएम ने दिए निर्देश। युवाओं को योजना के तहत दी जाए नौकरी। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की गाइडलाइंस को 19 जनवरी तक बढ़ाया। ग्रुप ए में शामिल किए गए 8 और जिले। अब 19 जिलों में लागू रहेंगी पाबंदियां।
नूह के गांव कांग करका में बड़ा हादसा, मिट्टी में दबने से 4 लड़कियों की मौत, एक लड़की गंभीर रूप से घायल, मिट्टी दरकने से हुआ हादसा। कैथल की CIA 2 की बड़ी कार्रवाई, पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा, अभी तक 67 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। और यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, बीजेपी का दामन छोड़ सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा अभी और विधायक देंगे इस्तीफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर से खास बातचीत की है हर खबर ने। गेस्ट टीचर्स को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। देश में कोरोना तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है, जिसके मद्देनजर सरकार द्वारा समय समय पर नए दिशा निर्देश भी पारित किए जा रहे हैं। तो वहीं शिक्षा मंत्री द्वारा सूबे के अंदर आगामी 26 जनवरी तक स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और इनसे जानेंगे इसी विषय को लेकर कि आखिरकार किस तरीके से देखते हैं सर कि काफी लंबे समय बीत चुका है, ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में काफी फर्क जो है वो देखने को मिलता है। बच्चों का भी साफ तौर पर कहना है कि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही, तो इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, ये तो देखिए परिस्थितियां हैं, उनकी वजह से सारा कुछ करना पड़ रहा। हम भी कोई ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन नहीं करना चाहते, हम भी पढ़ाई तो ऑफलाइन ही करना चाहते हैं ताकि स्कूल में जाएं बच्चे, वहाँ बहुत कुछ केवल शब्द ज्ञान ही नहीं है और कुछ भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो स्कूल क्लासें चले, ये हमारा भी प्रयास है, लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा कि दोबारा फिर हमने स्कूल बंद करने पड़े। हालांकि हमारा तो लक्ष्य था कि हम 1 दिसंबर से पूरी कैपेसिटी के साथ और पूरे टाइम के लिए स्कूल खोलना चाह रहे थे और हमने घोषणा कर भी दी थी, लेकिन जिस प्रकार से पेशेंट बढ़े उसको देखते दोबारा फिर स्कूल बंद करने पड़े। सर किस तरीके से देखते हैं, यदि बात करें कि पड़ोसी राज्यों की, तो पड़ोसी राज्यों में अगर हिमाचल की बात करें, हिमाचल में कोरोना के दौरान जो है बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स जो हैं वो लोन पर दिए जा रहे हैं ताकि उनको किसी तरीके की दिक्कत ना आए। और यही हालत जो है अगर हम हरियाणा की बात करें, सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अधिकतर बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स नहीं है। तो उसको लेकर सरकार, क्योंकि ये अब काफी लंबा समय जो है गुजर चुका है, तो कोई सरकार कुछ ऐसी स्कीम लेकर आ रही है ताकि जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स नहीं है वो भी उपलब्ध हो पाए? वैसे तो देखिए आज की तारीख में लगभग सभी अभिभावकों के पास मोबाइल तो है, ऐसा तो बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनके पास मोबाइल नहीं है। और उसको देखते हमने टैब का भी निर्णय लिया कि हम जो 11वीं और 12वीं क्लास है उसको टैब देने जा रहे हैं और जल्दी हमको टैब देंगे भी। लेकिन हमारा ये कोई निर्णय ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में है, हम तो इसको परमानेंट करना चाह रहे हैं कि 10वीं से लेके और 12वीं तक हम बच्चों को टैब देंगे और वो रूटीन में ही हम देते रहेंगे। ऐसा नहीं अब की बार 11वीं 12वीं है, अगली बार हम 10वीं को भी जोड़ लेंगे उसके साथ और हम बच्चों को टैब देंगे, और ताकि नई टेक्नोलॉजी का, उनको कोरोना नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी का लाभ हो। अगर कोरोना नहीं भी रहता कल तब भी हम उसको देंगे, तो हम इसमें विचार कर रहे हैं। सर अगर देखा जाए तो बीती 3 जनवरी से लेकर अब तक जो है वो 15 से 18 वर्ष के बच्चों को जो है वो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही, कितनी वैक्सीन हो चुकी है और किस तरीके से रहेगा पूरा संचालन स्कूलों का? अध्यापक जो है स्कूलों में आएंगे, किस तरीके से रहेगा? हाँ देखिए, अब 12 के बाद जो है तो अध्यापक भी स्कूलों में आएंगे और ये जो वैक्सीन दी जा रही है तो इसमें काफ़ी सहयोग हमारा स्टाफ कर रहा है और बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। सर हाल ही में जिस तरीके से आपने फैसला लिया था कि 8वीं के बोर्ड के एग्जाम जो है वो लिए जाएंगे, तो वहीं याचिका दायर की गई थी प्राइवेट स्कूल्स द्वारा
तो वहाँ पे जब जो निर्णय आया है उस निर्णय पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आखिर सरकार क्या इसके ऊपर फैसला लेती है। तो अभी मौजूदा स्थिति में क्या हालत है, सीबीएसई और आईसीएसई के एग्जाम्स जो हैं वो लिए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे? देखिए, अभी जब तक कोर्ट ने स्टे कर दिया तब तक तो नहीं लिए जा सकते, लेकिन सरकार ने इस प्रकार से निर्णय लिया था कि 8वीं का अगर बोर्ड का पेपर हम लेंगे, क्योंकि कई बार इस प्रकार की शिकायतें रही थी कि 10वीं में जाके बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर 10वीं का हम लेते हैं। और अगर हम ये कहें कि भी हम लेते ही नहीं कोई भी टेस्ट बोर्ड का, तो फिर भी बच्चे उस प्रकार का प्रयास नहीं करते, क्योंकि थोड़ा सा दबाव तो चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी परीक्षा होगी। तो इस करके ये निर्णय लिया था कि बच्चों की परीक्षा 8वीं में होनी चाहिए बोर्ड की, थोड़ा सा एक उन पर दबाव रहेगा ताकि वो अच्छी तैयारी करें। जहाँ तक सीबीएसई की बात है, सीबीएसई के लोग कहते हैं कि भाई उनका बोर्ड अलग है बिल्कुल, लेकिन हमारा जो बोर्ड है हरियाणा एजुकेशन बोर्ड है, उसका कहना था कि जो 8वीं तक का है वो निर्णय स्टेट गवर्नमेंट का है, उससे बाद जो है वो निर्णय सीबीएसई का। तो उसको ही आधार मान के हमने कहा था कि उनके भी बोर्ड के पेपर होंगे, 8वीं के सीबीएसई के भी होंगे और हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के भी होंगे। तो अभी मौजूदा समय में जो स्टे लगा दिया, जब कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो अभी संशय जो है बरकरार स्टे ही रहेगा उसमें? लेकिन जब स्टे लगा दिया तब तो जो कोर्ट का आदेश है वही मानेंगे, उसके बाद जब कोर्ट निर्णय करेगा, जो निर्णय कोर्ट करेगा वो मानेंगे। सर, अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो मौजूदा समय के अंदर गेस्ट टीचर्स हो गए, पीटीआई टीचर्स हो गए, सभी जो हैं वो धरने पे बैठे हैं, काफ़ी लंबे समय से बैठे हैं। पीटीआई टीचर्स की अगर बात करें तो उन्हें तो लगभग 2 साल होने को हैं, 2 साल से भी ऊपर का समय हो चुका था। किस तरीके से देखते हैं उनके निपटारे के लिए? देखिए, पीटीआई में हमारा तो कोई रोल नहीं है। अगर उसके लिए कोई दोषी है तो वो उस टाइम की सरकार है जिसने नियमों का पालन नहीं किया। हम तो उनकी हेल्प ही कर रहे हैं, हम कोई उनके खिलाफ नहीं, मतलब यानी कि कोर्ट ने उनको निकाला है, सरकार ने तो कोई निर्णय नहीं है। तो कोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित किया, कोर्ट ने उनको निकाला। हमारा प्रयास ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा उनको हो जाए ताकि उनकी जो योग्यता है उसका लाभ सरकार उठा सके, बच्चों को मिल सके और उनका भी कोई एक साधन बन सके। तो हमारा प्रयास उस दृष्टि में है। अब अगर वो कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं या धरना देना चाहते हैं तो वो जानेंगे कि वो किस आधार पे कर रहे हैं। सरकार तो उनके फेवर में, जबकि कोर्ट ने उनको मतलब हटा दिया। गेस्ट टीचर्स को भी लेकर सर आपसे पूरी डेलीगेशन आपसे मिला था, हमारी उस समय भी बातचीत हुई थी, तो काफी मांगों पर जो है वो सहमति भी बनी थी। कुछ एक मांगों पर जो है वो संशय बरकरार था, जिसके ऊपर आपने कहा था कि समय लगते ही मुख्यमंत्री जी से बातचीत की जाएगी इस मुद्दे पर, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। देखिए, उनकी 3 विषय के ऊपर बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री जी के साथ, और 2 विषय पे मुख्यमंत्री जी ने हाँ कर दी थी, और वो दोनों विषय हमने मान लिए। चाहे उनके सर्विस रूल बनाने की बात थी, हमने कहा कि 15 तारीख तक लागू कर देंगे, हम उस पर लगे हुए हैं और कर देंगे 15 तारीख तक लागू। दूसरा उनका मेडिकल कैशलेस की बात थी, वो भी हमने उनका मान लिया, वो भी हम उनका कर देंगे। तीसरा उनका जो था अपना जो उनकी तनख्वाह के बारे में था, 1 मिनट रोक लें, और तीसरा उनका था बेसिक पे का। बेसिक पे के मामले में माननीय मुख्यमंत्री ने उसी टाइम उनको कहा था कि ये हम कर नहीं सकते, क्योंकि नियमों के अनुसार ये कर नहीं सकते। तो वही एक विषय था, और उसमें वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। तो कल 3 बजे का टाइम है, उनमें से 2-4 लोग उनके जो भी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री से मिल लेंगे, वो मिलवा देंगे। सर, एक अंतिम सवाल कि जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, 26 जनवरी तक के लिए स्कूल बंद किए जा चुके हैं, तो आगामी दिनों के लिए स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे? बिकॉज जिस तरीके के जो समीकरण बन रहे हैं, समीकरणों के हिसाब से देखा जाए तो स्कूल जो है आगामी 1-2 महीनों के लिए बंद ही नजर आते हैं। देखिए, तो जो संक्रमण है वो कितना है उसके ऊपर ही निर्भर करता है। अगर मान लीजिए पेशेंट घटते हैं तो निश्चित तौर से स्कूल खोल देंगे, और अगर स्थिति में सुधार नहीं होता, संक्रमण बढ़ता है, तो निश्चित तौर से स्कूल में बंद ही रखने पड़ेंगे। तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारी तो इच्छा है कि अगर ये जल्दी से जल्दी खत्म हो और जल्दी जल्दी स्कूल खोलने, हमारा टारगेट भी था, हम तो दिसंबर में पूरी कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलना चाह रहे थे, लेकिन परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया। तो अभी ऑनलाइन जो हम एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं इस टाइम पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जिस तरीके के समीकरण जो हैं, हालात जो हैं 26 जनवरी के बाद बनेंगे, उसके आधार पर जो है वो स्कूलों को खोलने का फैसला लिया जाएगा। तो वहीं उन्होंने साफ किया कि गेस्ट टीचर्स की जो मांगे हैं उसको लेकर कल गेस्ट टीचर्स जो है वो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की।
एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।